हेलो फ्रेंड, हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन का हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हल किया था। इस बार सेकंड पेपर जो थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट का पेपर है, उसके क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उपर्युक्त कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का? नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले का? नहीं। सुभाष चंद्र बोस का? नहीं। बाल गंगाधर तिलक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्हें उग्र राजनीतिक विचारक माना गया है और इन्होंने ही कहा कि जो हमारी आज़ादी है वह भीख के द्वारा नहीं बल्कि हम लड़ के लेंगे। तो इन्होंने कहा कि स्वराज क्या है? मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज लेना या जो आज़ादी प्राप्त करना ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें भीख में नहीं मिल रही है, अंग्रेजों से हम लड़ के लेंगे इस अधिकार को। तो इस स्टेटमेंट को इन्होंने दिया है। बड़ा ही पॉपुलर, बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन बहुत ही पॉपुलर है, जिसका उत्तर होगा महात्मा गांधी द्वारा। असहयोग आंदोलन के बारे में यह भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा पूरे भारत में पहली बार कौन सा आंदोलन चलाए थे? तो चंपारण में तिनकठिया के विरुद्ध जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, उसके बाद से जो संपूर्ण भारत के लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया वह है असहयोग आंदोलन। इनका ये मानना था कि जो अंग्रेज हैं ये हम पे शासन तभी कर रहे हैं जब हम उनका सहयोग कर रहे हैं। यदि जिस दिन हमने उनका सहयोग करना बंद कर दिया तो उनकी जो शासन व्यवस्था है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया जो पूर्णतः अहिंसात्मक था। बाद में इसमें हिंसा का रोल आने के बाद इसको इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, तो इसको मान के चलिए ये पहला ऐसा आंदोलन है महात्मा गांधी का जो संपूर्ण भारत में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट पास हुआ। रॉलेट एक्ट ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। रॉलेट एक्ट (1909) नहीं, 1919 नहीं, सॉरी 1929 नहीं, 1935 नहीं। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया। ठीक है, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो कानून बिना किसी कारण बताए किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो राजनीतिक रूप से जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी लड़ाई लड़ रहे थे उनको बिना कारण बताए ये गिरफ्तार करते थे और गिरफ्तार करके उनको सजा दिला देते थे। ये रॉलेट एक्ट का जो है इसे काला कानून के रूप में भी जाना गया। ये सन 1919 में आया। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये जो भारत परिषद है, यह भारत परिषद अधिनियम का निर्माण 1858 के अधिनियम के द्वारा हुआ। 1858 का अधिनियम कब आया था? जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का हुआ। ये कंपनी के विरुद्ध था, क्योंकि कंपनी पहले भारत में आई व्यापार करने के लिए। व्यापार करते करते वो अपना राजनीतिक उद्देश्य बना के भारत की सत्ता पे कब्जा कर ली और राजनीतिक कार्य करने लगी। तो जो यहाँ की आज़ादी थी तो सबसे पहले लोगों ने जो है कंपनी के विरुद्ध आंदोलन किया। तो ये 1857 की प्रथम क्रांति थी। जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, चूँकि क्रांति विफल हो गई और विफल होने के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट थी, भारत की सत्ता को सीधे सीधे अपने हाथों में ले लिया और हाथों में लेके जो सत्ता का जो शासन का संरचना था उसमें परिवर्तन करके एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा गया भारत परिषद। यह भारत परिषद जो था वह इंग्लैंड में था और इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे और वही परिषद जो है ये भारत में
के लिए कानून बनाना, कानून की व्यवस्था करना, जो व्यवस्था चल रही है उसको संचालित करना, उसकी देखरेख करना, इसकी जिम्मेदारी बन गई। तो 1858 का जो अधिनियम आया, उस अधिनियम में यही भारत परिषद क्या किया गया, पारित किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी में लागू किया गया। जो केंद्र है, केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से लागू किया गया। भारत में पहली बार राज्यों में द्वैध शासन, जो यदि राज्य की बात किया जाए कि राज्य में भी द्वैध शासन लागू हुआ था, तो राज्य में द्वैध शासन जो है, द्वैध शासन ये लागू हुआ था 1919 में। ध्यान रखिएगा, द्वैध शासन, द्वैध शासन दो बार लागू हुआ। एक बार राज्य में पहली बार लागू हुआ तो 1919 के अधिनियम से लागू हुआ, और दूसरी बार जो लागू हुआ 1935 के अधिनियम के द्वारा जो केंद्र में लागू हुआ। ठीक है, तो केंद्र में ये पूछ रहा है प्रश्न आपको, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन का मतलब होता है क्या? ऐसी शासन जिसमें दोहरी शासन व्यवस्था हो, दो तरह की शासन की व्यवस्था हो। एक तरफ गवर्नर को शासन दे दिया गया, दूसरी तरफ पार्लियामेंट को भी दे दिया गया। पार्लियामेंट में भारतीय सदस्य भी थे, तो भारत के लोगों को भी संतुष्ट करने के लिए शासन में स्थान दे दिया गया, लेकिन पूरी कंट्रोलिंग जो व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं गवर्नर और अंग्रेजों के हाथों में थी, इसलिए इसको द्वैध शासन कहा गया। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो तरह की शासन व्यवस्था चल रही हो, एक तरफ भारतीय थे तो दूसरी तरफ अंग्रेज थे, इसी को द्वैध शासन कहा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद की उप सभापति किसको कहा गया? हमको पता है कि जब कैबिनेट मिशन आई और संविधान सभा का गठन हो गया, तो अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि जैसे ही संविधान बन जाएगा तो क्या करेंगे, अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे और देश को आज़ाद कर देंगे, और यहाँ एक देसी या भारतीय लोगों का ये क्या बनेगा, सत्ता स्थापित होगा। ऐसी स्थिति में जब तक अंग्रेज हटे नहीं, तब तक एक ऐसी कार्यपालिका परिषद की निर्माण की गई जो व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालित कर सके। तो उसमें जो परिषद बनी, अंतरिम सरकार बनी। इस अंतरिम सरकार में जो सभापति थे या प्रधानमंत्री का पद या उप प्रधानमंत्री का पद, कभी उप सभापति की जगह पर उप प्रधानमंत्री भी नाम आता है, तो अंतरिम सरकार जो बनी उसका जो उप सभापति थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार प्रश्न में ये पूछा, विगत कई सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा, इसको ध्यान में रखिएगा। अंतरिम सरकार की कार्यपालिका में उप सभापति या उप प्रधानमंत्री, कभी उप प्रधानमंत्री का भी शब्द आता है, उप प्रधानमंत्री, तो उप प्रधानमंत्री हो या उप सभापति हो, इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का, ऐसा भारत जो आज़ाद हो चुका है, इसका मतलब 1947 के बाद, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद गवर्नर कौन था? तो उसके बाद का जो गवर्नर था वह पहला गवर्नर था सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। यही प्रश्न कई बार ऐसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जिसमें भारत का नाम नहीं दिया रहेगा, ये पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन ऐसे जैसे ही भारतीय शब्द जुड़ जाएगा तो उसमें लॉर्ड माउंटबेटन के जगह पे कौन आ जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? देखिए, भारत का जब संविधान बना उसी समय भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद को रखा गया, 395 अनुच्छेद को रखा गया और 8 अनुसूची को रखा गया था। लेकिन समय काल के बीतते के साथ साथ अनुसूचियों की संख्या बढ़ाई गई, तो अनुसूचियां बढ़ गई 12। अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन इसमें सब आर्टिकल क ख ग घ का कैसे जोड़ घटाव करके बढ़ाया गया है, लेकिन अनुच्छेदों में 395 से 396 नहीं हुआ है। तो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 395 है और अनुसूचियों की संख्या 312 है। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में इतने हैं अनुच्छेद और अनुसूचियां। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग,
42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? प्रस्तावना में पूछा गया, प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया। इसको मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान भी कहा जाता है क्योंकि संविधान में व्यापक जो परिवर्तन हुआ इसी संवैधानिक संशोधन द्वारा, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया इस संशोधन को। इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में चूंकि पूछा गया, हमको प्रस्तावना को जानना है, तो प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को इसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना, ठीक है। उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना कहिए या प्रीएम्बल, इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रीएम्बल। नाम बदल के भी पूछ सकता है, उद्देशिका की जगह पे प्रस्तावना भी पूछ सकता है, प्रीएम्बल भी पूछ सकता है, या आपको उद्देशिका भी पूछ सकता है। तो उद्देशिका है क्या है? संविधान का भाग है, संविधान से ऊंच है, संविधान का भाग नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो उद्देशिका संविधान का भाग है, ठीक। उद्देशिका संविधान का भाग है। शुरुआती दौर में जब संविधान लागू हुआ तो एक कंफ्यूजन में बना हुआ था कि चूंकि आर्टिकल में तो इसकी कोई वर्णन है नहीं, तो क्या यह संविधान का भाग है कि नहीं है, इस चीज़ को लेकर विवाद था। लेकिन बाद में इसको क्लियर कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने कि नहीं, उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। यह बात संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ, यह बात सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से हमें पता चला कि उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उत्तर प्रदेश में रह रहा हो या पूर्वोत्तर राज्य में रह रहा हो या दक्षिण के राज्यों में रह रहा हो या किसी भी राज्य में रह रहा हो, किसी राज्य विशेष का वह नागरिक नहीं होता, संपूर्ण भारत का नागरिक होता है, तो उसे एक ही नागरिक माना गया। तो ये नागरिकता की जो प्रावधान है यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से नहीं लिया गया है, कनाडा के संविधान से। चूंकि ब्रिटेन में भी एकल ही नागरिकता है, लेकिन हमने कनाडा क्यों लगाया है? कनाडा लगाने का मतलब यह है कि भारत एक संघीय देश है। कौन सा देश है? संघीय व्यवस्था वाला देश है। और ज़्यादातर ये देखा गया कि जिन देशों ने अपनी शासन में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपना रखा है, वहाँ मूल रूप से दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। जैसे अमेरिका एक क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, लेकिन वहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। हमने जो अपनी संघीय व्यवस्था लिया है, यह अमेरिका और कनाडा से प्रभावित होकर लिया है। लेकिन दोनों की संघीय व्यवस्था को लेने के बावजूद भी हमने अमेरिका की दोहरी नागरिकता के प्रावधान को नहीं लिया है, बल्कि कनाडा के एकल नागरिकता के प्रावधान को लिया है। इसलिए हम यहाँ कनाडा के ही आंसर को मानेंगे, ठीक है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई, यह प्रश्न इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण की विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? हमें पता है कि भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी बातों की उल्लेख किया गया है। लेकिन उसमें भारत के कौन से नागरिक हैं, कौन से नागरिक नहीं होंगे, इन्हीं बातों की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में की गई है। लेकिन भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और कैसे उसकी समाप्त की जाएगी, यह अधिकार संसद को दे दिया गया अनुच्छेद 11 के तहत। तो यहाँ जो होगा इसका उत्तर, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो वह है संसद को। नागरिक के संदर्भ में, नागरिकता के संदर्भ में जो भी कानून बनाए जाएंगे, नागरिकता हमको किसको देना है, उसके पैरामीटर क्या रखना है, उसकी शर्तें क्या रखनी है, ये टोटल की टोटल सारी बातें जो है संसद के द्वारा तय की जाएगी। इसके बाद अगला जो हम लोगों का प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का हमें ये जानकारी होनी चाहिए
कि भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। ये मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त किया गया है। लेकिन इस मूल अधिकार का संरक्षक कौन है? संविधान ही नहीं है, बल्कि मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय है। अब यह संरक्षक किस है? जिस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में, यही जो है आपको मिले हुए जितने मूल अधिकार हैं, उन मूल अधिकारों के संदर्भ में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर करने का अधिकार संवैधानिक उपचारों के माध्यम से आपको कहां जाना है? सर्वोच्च न्यायालय में जाना है। यही संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक बना दिया है। ठीक, यदि कभी प्रश्न ये पूछता है कि मूल अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय कैसे है, किस आधार पे है, तो आधार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन, इसी के आधार पे सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार का संरक्षक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, संविधान के भाग 4 क में, ठीक है, 4 क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो संविधान के मूल भाग क में कुल 11 कर्तव्य दिए गए हैं। यदि यही चीज पूछता संविधान के भाग 4 क के या मूल संविधान के, यदि संविधान के आगे यदि यह जोड़ देता मूल संविधान में भाग 4 क में कुल कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तब ये मूल कर्तव्यों की संख्या 10 होती। और चूंकि वर्तमान में दिए गए मूल नहीं शब्द जोड़ा है, केवल यही पूछा कि संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार है, यह शिक्षा का अधिकार बच्चे के माता पिता पर भी यह कर्तव्य रखा गया है कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का दायित्व को समझें। यही जो है 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो बाद में जोड़ा गया। तो संविधान के कुल 4 भाग क में कितने मूल अधिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो 11 दिए गए। चूंकि मूल नहीं पूछा तो हमको 11 देना, यदि मूल पूछता तो हमको 10 बताना होता। ठीक है, अगले प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है। राजनीति के निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है नीति निर्देशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है क्या है? पूंजीवादी राज्य की स्थापना करना, साम्यवादी राज्य की स्थापना करना, निरंकुशतावादी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो पूंजीवाद की स्थापना नहीं करना है, साम्यवादी राज्य की स्थापना भी नहीं करना है, निरंकुश राज्य की भी स्थापना नहीं करना, बल्कि नीति निर्देशक तत्व की पूरी जो फोकस है वह है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और नीति निर्देशक के तत्व के अनुच्छेद 38 में यही जो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की प्रावधान को करता अनुच्छेद 38, जो नीति निर्देशक तत्व का ही प्रावधान है। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग देखते हैं, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर में पूरक हैं। क्या हैं? परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने यह कहा था, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संविधान में निहित है। मूल अधिकार को लेकर हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, इसलिए न्याय योग्य माना गया है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को लेकर हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं, ये न्याय योग्य नहीं माना गया है। लेकिन इसकी महत्व को देखते हुए न्यायपालिका ने इसमें मिनर्वा मिल्स जो केस है, मिनर्वा मिल्स वाद में ही कहा था कि ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे को देख के या एक दूसरे को छोड़ के दूसरे की व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये दोनों परस्पर बहुत मिले हुए हैं। तो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व परस्पर पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। यह न्यायपालिका ने कहा था मिनर्वा मिल्स बाद में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की हैं। इसका आंसर 3 प्रकार की होगी। 356, 356 और 360। ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था करता है। तो राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां, इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? लोकसभा का चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के चुनाव को लड़ने के लिए या लोकसभा का मेंबर एमपी बनने के लिए 25 वर्ष का उम्र होना जरूरी है। ये आवश्यक शर्त है चुनाव लड़ने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का विषय नहीं है। तो हमारा उत्तर होगा समाप्त होने का विषय नहीं है, कि राज्यसभा एक ऐसी सदन है जो अस्थायी है, समाप्त इसका नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों के चुनाव हर प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जा सकता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 साल निश्चित है। लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अपने आप 5 साल के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता। ये अस्थायी सदस्य है, समाप्त होने वाला विषय नहीं है। ये 20 प्रश्नों के साथ हमारा ये प्रश्न का जो हल करना था ये समाप्त हो गया। फिर अगले वीडियो में 20 नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।